Hello. Good morning, students. So today we are going to start another topic from the thermal properties of matter and its transfer of heat. So transfer of heat सबसे पहले क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं. Suppose you are heating a spoon. आप एक स्पून को हीट कर रहे हैं तो आपने उसको पकड़ा हुआ है. अब जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी हीट आप खुद भी महसूस करोगे. तो क्या हो रहा है, उसको आप हीट कर रहे हैं. हीट करने की वजह से उसको आप यहाँ पे ऐसे फ्लेम के ऊपर पकड़ा हुआ है आपने. तो आप हीट करोगे, हीट करने की वजह से क्या हुआ, आप यहाँ पे इसको पकड़े हुए हैं और यहाँ से इसको हीट कर रहे हैं. तो हीट करने की वजह से क्या हो, आपको भी फील होगा थोड़ा सा हीट यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने हीट किया और आपको फीलिंग यहाँ पे हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि हीट फ्लो हो रहा है थ्रू द स्पून. उस स्पून के थ्रू हीट फ्लो हो रही है. तो दिस इज द थर्मल कंडक्शन, या फिर कह सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट का फिनोमेना. अब ट्रांसफर ऑफ हीट generally happens in three modes. One is called the conduction. Another is called the convection. And the third type is the radiation. तो अगर मान लो आपने दो लिक्विड्स को, ये एक लिक्विड है और ये अनदर लिक्विड है. तो इस लिक्विड को आपने इस लिक्विड में, इस बीकार के लिक्विड में डाल दिया. इसकी टेम्परेचर थी 50 डिग्री सेल्सियस और इसकी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब आपने अगर इसको यहाँ पे डाल दिया तो क्या होता है, आप फाइनली देखते हैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो मतलब क्या हुआ, इस लिक्विड से हीट एनर्जी दूसरे लिक्विड में ट्रांसफ़र हुई है. तो ये लिक्विड में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है. अब जनरली मान ले सॉलिड मटेरियल में ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन होता है. हम अगले लेक्चर्स में, या फिर कह सकते हो उसके बाद, इस कंडक्शन को समझने के बाद कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में जान लें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कंडक्शन के बारे में. तो कंडक्शन जनरली कहाँ पे होता है, कंडक्शन जनरली सॉलिड्स पे होता है. ठीक है, कंडक्शन जनरली सॉलिड्स पे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कंडक्शन इन सॉलिड्स के बारे में. तो कन्वेक्शन कहाँ पे होता है, कन्वेक्शन होता है जनरली liquids and gases पे जनरली कन्वेक्शन होता है. और रेडिएशन भी एक ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, हीट का मोड है जिसमें कोई भी मीडियम हमें नहीं चाहिए. अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं भी है तब भी क्या होगा, रेडिएशन की वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट पॉसिबल होगा. लेकिन कन्वेक्शन के लिए हमें लिक्विड या फिर गैस मीडियम चाहिए, या कंडक्शन के लिए हमें सॉलिड्स चाहिए. अब सॉलिड में कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है. कंडक्शन इन जनरल, कंडक्शन में देयर इज नो चेंज in the position of particles. मतलब इन केस ऑफ कंडक्शन क्या होता है, जब हीट ट्रांसफर होगा एक वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करके यहाँ नहीं जाएंगे. ठीक है, आपको आई बात समझ में. तो ड्यूरिंग कंडक्शन जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो अपने जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता. लेकिन ड्यूरिंग कन्वेक्शन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स अपने जगह से हिलते हैं. मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हीट
ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट उन मॉलिक्यूल्स के पोजीशंस चेंज होते हैं। अब कंडक्शन, यहाँ पे सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के पोजीशन क्यों चेंज नहीं होते, तो उसको भी जान लेते हैं। तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के पोजीशन या फिर कह सकते हैं एटम्स के पोजीशन चेंज नहीं होते क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सो सॉलिड्स में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और इसी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन से हिल नहीं सकते। तो इसी वजह से ही सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, क्योंकि कंडक्शन में देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, हीट उस कंडक्शन की वजह से वन पार्ट टू अनदर पार्ट उसकी हीट की ट्रांसफर होती है। तो अब हीट की ट्रांसफर कैसे होती है इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो हीट की ट्रांसफर कैसे होती है इन केस ऑफ कंडक्शन। तो मान लीजिए दिस इज ए सॉलिड एंड स्पेसिफिकली हम इसको कह सकते हैं मेटल। तो सॉलिड में कंडक्शन के वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। अब स्पेसिफिकली कहे तो मेटल्स, इन मेटल्स कह सकते हैं हीट कंडक्शन की वजह से ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल में उतने अच्छे से हीट कंडक्ट नहीं होते। तो ये मान लेते हैं ये एक मेटल रॉड है, मेटल ब्लॉक भी कह सकते हैं। उस मेटल ब्लॉक में क्या होंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे उस मेटल में। अब देखिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड हुए हैं, क्लोजली एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी मोशन नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से हट के यहाँ पे नहीं जा सकता, ये मॉलिक्यूल हट के यहाँ नहीं जा सकता, वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा। तो अगर मॉलिक्यूल अपने पोजीशन पे है तो हीट यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई किया, इस एंड में इस ब्लॉक के या फिर इस रॉड के इस एंड में मैंने हीट फ्लो किया, हीट सप्लाई की। तो हीट सप्लाई करने की वजह से आपको पता है कि हीट सप्लाई करने की वजह से मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आती है। तो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूल्स जनरली रिमेन्स इन वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, अपने पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो उन मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज। तो ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट molecules will acquire उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, acquire काइनेटिक एनर्जी and their vibrational amplitudes will increase। तो उन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते स्टार्ट हो जाएंगे और तेजी से और एम्पलीट्यूड से उनके वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन करते रहेंगे। अब ऐसे वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल की वाइब्रेट करेगा, ये मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा और ये भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उनका वाइब्रेशन और तेजी से हो जाएगा, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन करने की वजह से उस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कोलिशन होगा, टक्कर होगा, उस मॉलिक्यूल से कोलिशन होगा। अब कोलिशन के ड्यूरिंग कोलिशन क्या होता है,
ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल will transfer heat to this molecule. During collision, this molecule will transfer heat to this will transfer heat to this, and this will transfer heat to the next one. So during collision, molecules transfer heat to their neighboring molecules. So during collision, molecules transfer heat to the neighboring molecules. तो उसके पास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें वो क्या करेगा, वो अपने हीट को ट्रांसफर करेगा, वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, वो अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा. तो ड्यूरिंग कॉलिशन ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है. अब यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा एनर्जी, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा एनर्जी. तो एनर्जी चला गया तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में एनर्जी मिल जाएगी तो उसकी वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी. तो यहाँ इसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कोलिशन होगा. कोलिशन की वजह से वो ट्रांसफर करेगा इसमें हीट, तो इस ये ट्रांसफर करेगा उसमें हीट, ये ट्रांसफर करेगा इसमें हीट, तो ये ट्रांसफर करेगा इसमें, ये इसमें, ये इसमें. तो ऐसे करते करते तो ड्यू टू कोलिशन बिटवीन द नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स तो हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा. तो ऐसे होता है हीट ड्यूरिंग कंडक्शन. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए रॉड, या फिर कह सकते हैं वन एंड ऑफ ए मेटल टू द अनदर एंड. ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिशन के वजह से हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर. ठीक है, आई बात समझ में. तो हीट ट्रांसफर होता है कोलिशन की वजह से, उनके ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, अब आगे देखते हैं. तो ये थी मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन या फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन. कंडक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होंगे, ये उसकी मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन थी या फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म. अब कंडक्शन का डेफिनेशन क्या बन सकता है? कंडक्शन का डेफिनेशन बन सकता है द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यूरिंग व्हिच देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. तो ये होगा ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन का डेफिनेशन. या फिर सिंपली कह सकते हो कंडक्शन का डेफिनेशन ये है the mode of transfer of heat in which, या फिर कह सकते हो the process in which there is no change in the position of particles during transfer of heat is called the conduction. अब क्या है, कंडक्शन होते हैं किसमें? मेटल्स में. जनरली कंडक्शन मेटल्स में होते हैं. तो मान लो ये एक मेटल है, एक मेटल रॉड है. तो यहाँ पे हमने इसको हीट किया. हीट करने की वजह से इसकी क्या होगी, इसकी टेम्परेचर में इंक्रीज होगी. ठीक है, इसकी टेम्परेचर में इंक्रीज होगी. मान लो इसका टेम्परेचर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक इसका टेम्परेचर, इसका क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट होगा. इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से इस दिशा में हीट फ्लो करेगा. ठीक है, क्योंकि दिस एंड इज एट हायर टेम्परेचर एंड दिस एंड इज एट लोअर टेम्परेचर. मान लो ये एंड 30 डिग्री सेल्सियस पे है. तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, तो हीट तभी ट्रांसफर होगी जब एक मेटल रॉड या फिर एक सब्सटेंस के दोनों एंड्स में टेम्परेचर डिफरेंस होंगे. हीट तभी ट्रांसफर होगी जब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए सब्सटेंस. यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इन दिस डायरेक्शन हीट विल फ्लो. ठीक है, अगर यहाँ पे भी 100 यहाँ पे भी 100 होता तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस. अब हमने क्या किया, इसको हीट किया.
ठीक है। हीट करने की वजह से क्या होगा, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। मान लो इसका टेम्परेचर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये हीट ट्रांसफर करेगा, तो मान लो यहाँ पे इसको बना दिया उसने 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बना दिया इसने 40 डिग्री सेल्सियस, और दिस पार्ट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा मेटल क्या है, पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे था। अब हीट सप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। और इसके सराउंडिंग में क्या होगा, हीट हमेशा लॉस होता है। सिर्फ और सिर्फ हीट यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा, सिर्फ हीट इसके सराउंडिंग में ड्यू टू कन्वेक्शन या फिर ड्यू टू रेडिएशन कुछ हीट लॉस भी होंगे। तो पूरा का पूरा हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। कुछ हीट्स इसने क्या किया, उसने खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसने हीट को यूज किया है। अब मान लो क्या हुआ, मैंने क्या किया, अब इसको और हीट की, मैंने इसको और हीट की, और हीट करने की वजह से क्या हुआ, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 50 था, ये मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर बन गया मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, और इस पार्ट का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको मान लो 45 डिग्री सेल्सियस, और इस पार्ट का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, और हीट सप्लाई की, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब और हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब ये सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो हीट देखिए, हीट क्या हो रहा है, हीट यहाँ पे लॉस हो रहा है, हीट यहाँ पे लॉस हो रहा है। हीट हमने यहाँ पे हीट सप्लाई क्यों की, हमने यहाँ पे हीट सप्लाई की उसके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इसकी जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूज कर रहा है अपने उसके टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसके टेम्परेचर राइज करने के लिए वो कुछ हीट यूज कर रहा है, और बाकी हीट वो इस दिशा से ट्रांसफर कर रहा है। मान लो Q1 हीट सप्लाई की, और यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ हीट यूज कर रहा है अपने टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और बाकी के हीट वो सप्लाई कर रहा है, आउटपुट निकल रहा है Q2, एंड इनपुट दिया हमने Q1, इनपुट दिया Q1, आउटपुट निकल रहा है हमारा Q2, एंड Q2 is less than Q2 is less than Q1, Q1 ज़्यादा था, Q2 कम था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट को यूज किया है, और कुछ हीट ड्यू टू रेडिएशन के वजह से, ड्यू टू कन्वेक्शन के वजह से कुछ हीट्स के लॉस भी हो गए। अब यहाँ पे जो हीट मैंने सप्लाई की वो हीट मुझे एंड में नहीं मिला, तो और कुछ हीट इसने यहाँ पे अपने टेम्परेचर राइज करने के लिए यूज किया है, तो उस स्टेट ऑफ हीट को, उस स्टेट को हम कहते हैं वेरिएबल स्टेट। उस स्टेट को हम बोलेंगे क्या, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट इसको क्यों बोलते हैं, इसको वेरिएबल स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने हीट सप्लाई की तो उसका टेम्परेचर वेरी करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1050 था, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, उसका टेम्परेचर 45 बना दिया हीट एब्जॉर्ब करके, कुछ हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर 45 बना दिया। अब कुछ हीट एब्जॉर्ब करके ये पहले 30 था, ये बना दिया इसको 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बना, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बना, डिफरेंस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसका, हीट एब्जॉर्ब की, जितना हीट आपने सप्लाई की थी उतना हीट आपको मिला नहीं, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। अब एक और सिचुएशन हम लेते हैं, मान लो ये एक मेटल रॉड है, इसका ये एंड था 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये एंड था मान लो 60, ये है 50 पे, ये क्रॉस सेक्शन, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेटल रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, तो मान लो ये क्रॉस सेक्शन है 60 डिग्री पे, ये 50 डिग्री पे,
ये है 40 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे और ये 20 डिग्री पे आपने हीट सप्लाई की इसमें है, आपने इसमें हीट सप्लाई की। तो हीट सप्लाई करने के बाद में आपने क्या देखा कि इसमें क्या हुआ, इसका टेम्परेचर 100 रहा, यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर 60 सेम ही है, इस क्रॉस सेक्शन का 50 सेम है, इस क्रॉस सेक्शन का 40 सेम है, इस क्रॉस सेक्शन का भी 30 रहा और इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर रह गया क्या 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए हीट सप्लाई की लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ इसका, तो इसका मतलब ये बनता है कि इस सब्सटेंस ने कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं की। तो अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं की उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हीट आपने सप्लाई की थी उसके थ्रू उतना ही हीट आपको बाहर यस आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी, इसी हीट को, इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज करते हैं, वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या है। वेरिएबल स्टेट, इन वेरिएबल स्टेट क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज used up in increasing the temperature of the substances and the rest of heat is supplied, rest of heat is transferred. This state is called the variable state. And in case of variable state there is some loss of heat due to convection. बाहर के इसके साइड के थ्रू कन्वेक्शन के जरिए कुछ हीट इसके निकल जाएंगे और रेडिएशन के जरिए कुछ हीट हमारा अपना लॉस होगा। तो इन केस ऑफ वेरिएबल स्टेट, तो जितना इनपुट था उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा इन वेरिएबल स्टेट। लेकिन इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट क्या होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, क्योंकि वेरिएबल स्टेट में हमेशा एक कोई भी मेटल सब्सटेंस है उसके सराउंडिंग में हम एक इंसुलेटर यूज करते हैं। एन इंसुलेटर, मान लो यहाँ पे उसको एक इंसुलेटर से इसको लपेट दिया आपने, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर के थ्रू कोई भी हीट उसका लॉस नहीं होता, इंसुलेटर के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो इंसुलेटर लगा दिया मतलब इस साइड से हीट का ट्रांसफर, हीट का लॉस नहीं होगा, कन्वेक्शन भी नहीं होगा इस साइड में और रेडिएशन भी इस साइड से निकलेंगे नहीं। तो हीट अपने सप्लाई की और कन्वेक्शन के भी लॉस नहीं हुआ, उसका रेडिएशन की वजह से भी लॉस नहीं हुआ। तो और अब देखते हैं कि हम इसका हीट जो आपने सप्लाई की उसकी वजह से यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी राइज नहीं हुआ, मतलब उसने कुछ भी हीट यूज नहीं किया अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। तो जितना हीट आपने सप्लाई की थी उतना ही हीट उसका आउटपुट में हमें मिल जाता है। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में कुछ भी हीट हमें लूज नहीं होता, हम कोई भी हीट लॉस नहीं करते। तो जो हीट आपने सप्लाई की उतना ही हीट आपको आउटपुट में मिल जाएगा स्टेडी स्टेट में। लेकिन इन वेरिएबल स्टेट आप हीट सप्लाई करोगे जितना उतना आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, वो आउटपुट में हमेशा आपको कम हीट ही मिलेगी, क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कन्वेक्शन, ड्यू टू रेडिएशन एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। So this was the phenomenon I need to discuss with you about the steady state and variable state of a substance. अब हम जान लेते हैं कि एक और टॉपिक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अब हम जानेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जानने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। छोटा सा डेफिनेशन है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with respect to
डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मान लो यहाँ पे एक मेटल कंडक्टर आपके पास है, ठीक है, मेटल कंडक्टर आपके पास है, हीट कंडक्टर, तो उसका इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है। ऑब्वियसली हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड इफ T1 is greater than T2. If and only if T1 is greater than T2, then heat will be supplied in this way. ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसका इस एंड का टेम्परेचर T1, इसका इस एंड का टेम्परेचर है T2। अब मान ले कि इसका लेंथ है x, लेंथ है x, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट यहाँ पे क्या है, T1 इस एंड का टेम्परेचर, T2 इस एंड का टेम्परेचर, तो चेंज ऑफ हीट यहाँ पे क्या बनता है, चेंज ऑफ हीट बनता है T1 माइनस T2 विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस मतलब x। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय x। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस, यह आपको हमेशा याद रखना है, आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है, आइसोथर्मल मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं है, वेरिएबल टेम्परेचर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। मान लो यहाँ पे इसका सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक दूसरा सरफेस, तो मान लो इस सरफेस में क्या है, यहाँ का भी टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का हर एक पॉइंट का टेम्परेचर इस सरफेस का T1 है, तो मतलब ये एक आइसोथर्मल सरफेस है। ये एक आइसोथर्मल सरफेस बनेगा अगर इसके हर एक पॉइंट की टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अगर इसका इस पॉइंट का टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इस पॉइंट का भी 30 डिग्री, इस पॉइंट का 30 डिग्री, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हुआ तो उसको हम बोलेंगे एक आइसोथर्मल सरफेस। अगर डिफरेंट पॉइंट्स में इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इस किसी भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के या फिर किसी भी एक सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स का टेम्परेचर अगर सेम ही होता है तो उस सरफेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। ये आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। तो मान लो अपने पास एक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, तो मेटेलिक रॉड में क्या होगा, तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी ड्यू टू कंडक्शन, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो ये एक आपका सरफेस है, पहला सरफेस, और ये अपना दूसरा सरफेस, तो ये स्टार्टिंग एंड है और ये एंडिंग एंड है, तो देयर आर टू एंड्स, तो दिस एंड इज एट टेम्परेचर T1, मान लो ये एक एंड है, दूसरा एंड ये टेम्परेचर T2। अब ट्रांसफर ऑफ हीट कब होगा, जब दिस एंड इज एट हायर टेम्परेचर, तो ट्रांसफर ऑफ हीट will be in this direction if this end is at higher temperature, or transfer of heat will be in this direction if this end is at higher temperature। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो द ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो पहले इन दिस केस तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ये मान लेते हैं। कंसिडर ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ, इसका मान लेते हैं x, एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं हम a, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का भी एरिया है और इस क्रॉस सेक्शन का भी एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, मतलब हर एक पोजीशन पे एरिया सही में रहता है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है a, और इसके दोनों एंड्स के टेम्परेचर है T1 एंड T2, and T1 is greater than T2, then in this case heat will flow from T1 to T2, so heat will flow in this direction,
ठीक है, तो हीट ऐसे फ्लो होगा। तो हीट फ्लो, अब हीट फ्लो कितना होगा, हीट फ्लो कैसे होगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, हीट फ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा, हीट फ्लो किस कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हीट फ्लो कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट flowing through the rod is number one, first of all क्या होता है, the heat flowing through the conductor is directly proportional to the cross sectional area, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो हीट उसके थ्रू ज्यादा फ्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो हीट उससे कम फ्लो होगा। तो आपको ऑब्वियसली पता है, मान लो एक पाइप है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो उससे पानी ज़्यादा बहेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसके थ्रू पानी कम बहेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही है, तो हीट ज़्यादा फ्लो होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, हीट फ्लोइंग थ्रू द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो नंबर 2 क्या बनेगा, नंबर 2 मान लो ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये दोनों एंड का टेम्परेचर इक्वल हुआ, मान लो इस एंड का भी टेम्परेचर T, इस एंड का भी टेम्परेचर T, तो हीट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हुआ तो हीट फ्लो नहीं होगा। तो हीट कब फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा अगर दोनों एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर दोनों एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो ज़्यादा होगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट फ्लो कम होगा अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the temperature difference between the ends of the rod, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या है, T1 माइनस T2, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा फ्लो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो हीट कम फ्लो होगा। तो नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हीट ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो हुआ, अगर हीट ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो हुआ तो ज़्यादा हीट फ्लो होगा। टाइम ज़्यादा दिया, टाइम ज़्यादा, आपने ज़्यादा टाइम तक आपने हीट सप्लाई की तो ज़्यादा हीट फ्लो होगा, कम टाइम तक आपने हीट सप्लाई की तो कम हीट फ्लो होगा। तो हीट टाइम जितना होगा हीट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट थ्रू द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो, directly proportional to the time of flow, time of flow, तो Q is directly proportional to T। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं, लेंथ। अब मान लीजिए सीधी सी बात है, अगर लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंथ ज़्यादा है तो हीट कम फ्लो होगी, लेंथ कम है तो हीट ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, लेंथ ज़्यादा है तो हीट कम फ्लो होगी। तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड। तो लेंथ ज़्यादा है तो हीट कम फ्लो होगा, लेंथ कम है तो हीट ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर हम इन सारे इक्वेशंस को कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जा सकता है, तो A इंटू T1 माइनस T2
ए ऊपर है, T1 माइनस T2 भी ऊपर है, इंटू T डिवाइडेड बाय x। ठीक है, सारे को कंबाइन कर लिया तो ये बन जाएगा, ये नीचे है और बाकी सारे के सारे ऊपर है। तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो इसको यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल ला दिया के T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाय x। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, K है एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या K क्या है, K को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is called coefficient of thermal conductivity। तो K को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या फिर अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक रॉड, इसका एक्सप्रेशन क्या बना, K A T1 माइनस T2 T बाई एक्स, K A T1 माइनस T2 T by x, where K is the constant of proportion called the coefficient of thermal conductivity, A is the area of cross section, T1 minus T2 is the temperature difference, T is the time of flow of heat and x is the length of the conductor। अब K की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे, अब देखिए मान लो अगर इस रॉड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू 1 है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मान लो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस है, मान लो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, अब लेंथ ऑफ द रॉड 1 है, तो सारे के सारे वैल्यूज अगर 1 हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं क्या नहीं। देखिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, सारे के सारे वैल्यू अगर 1 हुए तो K इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू Q। तो K का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, तो K का डेफिनेशन ये बनेगा, K इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, K किसका बराबर बना, K अमाउंट ऑफ हीट का बराबर बना, कब बना, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर था, यूनिट टाइम के लिए फ्लो हुआ और उस रॉड की लेंथ भी यूनिट थी। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, तो इसका डेफिनेशन ये बनता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट flowing through a conductor of unit area of cross section and unit length, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है, एंड यूनिट लेंथ फॉर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड टाइम, तो फॉर यूनिट टाइम व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज यूनिटी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन ये मिल सकती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर व्हेन द एरिया ऑफ द कंडक्टर हैज यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ
flowing through the conductor for unit time and it has the temperature difference of 1 degree Celsius between its two ends. जब ये बन जाएगा तभी हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था थर्मल कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे 5 चीजें लिख दी। पहला चीज क्या था? अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature difference, directly proportional to the time of flow. 4. There are 4 things I have written, but one thing I have not written, that is the heat flowing through a conductor. या आपको याद रखना है, heat flowing through a conductor depends on the nature of the substance. Depends on the nature of the substance. तो सब्सटेंस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन सारे के सारे चीज़ों के अलावा अगर सब्सटेंस की नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। डिफरेंट सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस में थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समथिंग वैल्यू है, वो हर एक कॉपर के लिए, हर कॉपर मटेरियल के लिए सेम ही होगा। लेकिन वो चीज़ आयरन के लिए डिफरेंट होगा, वो चीज़ सिल्वर के लिए डिफरेंट होगा, वो चीज़ गोल्ड के लिए डिफरेंट होगा, वो वुड के लिए डिफरेंट होगा। हर एक डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगा। क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर कह सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स एंड डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब Q का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 T डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यहाँ से K इक्वल टू क्या लिख सकते हो? K इक्वल टू बन सकता है QX, इसको लिख दो QX डिवाइडेड बाय A T1 माइनस T2 इंटू T, ये बन सकता है। तो QX और नीचे ये आ गया। ठीक है, अब SI यूनिट क्या बनेगा? SI यूनिट ऑफ K क्या बनेगा? K इज क्या बनेगा? देखो Q मतलब हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट बनेगा जूल, एनर्जी का यूनिट जूल है। X मतलब लेंथ, इसका यूनिट बनेगा मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसका यूनिट बनेगा केल्विन। इनटू ये टाइम है, टाइम की यूनिट क्या बनेगी? सेकंड बनेगी। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर आएगा, जूल पर सेकंड, मीटर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो नीचे 1 मीटर रह गया, तो मीटर ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स बन जाएगा, और केल्विन ऊपर आया तो केल्विन इनवर्स बन जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, और इसको जूल पर सेकंड क्या है? जूल पर सेकंड को हम वाट भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को वाट लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ टाइम इज कॉल्ड द टॉर्क। ठीक है, तो वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, वाट पर मीटर पर केल्विन। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या बनेगा? सीजीएस यूनिट ओके इज, यहाँ पे जूल के जगह लिखोगे कैलोरी, सेकंड तो ठीक है, कैलोरी पर सेकंड, मीटर के जगह लिखोगे सेंटीमीटर, केल्विन के जगह लिखोगे डिग्री सेल्सियस पर, तो कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की सीजीएस यूनिट। अब इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? डायमेंशन आप आई होप आप सबको पता है, डायमेंशन ऑफ क्या बनेगी? अब फॉर्मूला ये है, डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, राइट साइड भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो QX डिवाइडेड बाय A T1 माइनस T2
इंटू टी। अब यहाँ पे देखो Q की डायमेंशन, Q मतलब हीट, या हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, वर्क डन का जो डायमेंशन होता है एनर्जी की भी डायमेंशन होती है। तो m1 L2 T-2 ये बन जाएगा एनर्जी की डायमेंशन इंटू एक्स लेंथ की डायमेंशन L डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन क्या बनती है, एरिया की डायमेंशन बनती है L स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन का डायमेंशन है K, टाइम की डायमेंशन है T, ठीक है, कैपिटल T। तो ये क्या बनेगा, ये डायमेंशन फाइनली क्या बन जाएगा, m तो 1 है, L 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रहेगा एक L, तो m1 L1 T यहाँ पे -2 है, यहाँ पे T है तो ऊपर आएगा T-3 बन जाएगा, m1 L1 T-3 K, तो K नीचे है तो ऊपर आके -1 बन जाएगा। तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी m1 L1 T-3 K -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ K। तो आज का क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आई होप आपको इस क्लास में अच्छा लगा हो, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में जानकारी लेंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।